स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्य गुरुवे भवतां वरिष्ठाय कृष्णाय। मेरा एक फेवरेट टॉपिक जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, स्वामी विवेकानंद जब सेकंड टाइम अमेरिका में आए तो वो रिजली मैनर में रुके थे। और जोसेफाइन मैक्लाउड इस पीरियड को कहती है द ग्रेट समर, द भव्य ग्रीष्म। समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु। तो जो 10 सप्ताह स्वामी जी वहाँ पे रुके थे, और 10 सप्ताह की कहानी बड़ी ही सुंदर है। और ये पूरी कहानी मेरी लुइस द्वारा लिपिबद्ध न्यू डिस्कवरीज स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट बोल करके जो 6 किताबों का वॉल्यूम है, 6 वॉल्यूम में जो किताब है, उसके 5th वॉल्यूम में ये पूरी कहानी नरेट की गई है। तो मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा पाठ करूंगा। ये पूरा चैप्टर जो है, पूरा चैप्टर तो पाठ करना संभव नहीं, क्योंकि हम लोगों का जैसे होता है, थोड़ा सा पाठ करके फिर उसकी व्याख्या इतनी लंबी चलती है कि फिर इस तरह से जो पूरा चैप्टर करेंगे तो पता नहीं 1 साल बीत जाएगा। किंतु इसमें से जो कुछ कुछ पैसेज जो है रिलेवेंट, जिसको कि मैंने मार्क करके रखा है, तो उस रिलेवेंट पैसेज को थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके ऊपर में थोड़ा सा देखेंगे। स्वामी जी के जीवन में एक साथ में 10 सप्ताह कहीं पे रुकना वो बहुत बड़ी घटना है। हमको पता है कि जिस दिन से उन्होंने वराहनगर मठ छोड़ा था, माँ के आशीर्वाद से अखंडानंद जी को साथ में लेकर के जो निकले थे हिमालय भ्रमण के लिए, और सोचा था कि बस मैं गुफा में बैठ कर के वहाँ पे तपस्या में मग्न हो जाऊंगा और वहीं पे मेरा जीवन का अंत आ जाएगा। कहाँ स्वामी जी ने सोचा था कि वो गुफा में बैठ के ध्यान करेंगे। कहाँ वो भवघुरे, बांग्ला शब्द है ये, कि भवघुरे अर्थात कि एक जिसका जन्म ही हुआ है जिस तरह से कि घूमने फिरने के लिए, तो इस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन भ्रमण करके ही बिताया। किंतु यहाँ पे एक बात है कि इस तरह से भ्रमण करने वाले लोग बहुत है, बहुत सारे साधु सन्यासी को भी हम देखेंगे कि एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव जाएंगे, किंतु वे लोग जाते हैं अपने मन की शांति के लिए। और यहाँ पे स्वामी जी का है कि ठाकुर का मैसेज, ठाकुर का संदेश प्रसारित करने के लिए सनातन वेदांत धर्म का आदर्श इस भारत की और पृथ्वी पे पूरी सिर्फ भारत की भूमि पे नहीं, पूरी पृथ्वी पे वेदांत का ये मैसेज पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने भ्रमण किया है। तो स्वामी जी ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किया है, ठाकुर के आदेश से किया है। तो उसका परिणाम जिस तरह से होता है कि स्वामी जी के आसपास में जो लोग रहते थे, जो लोग उनका जो सान्निध्य प्राप्त करने का सौभाग्य जिनको मिला है, उन लोगों का जो वक्तव्य है कि हाँ, स्वामी जी के साथ में हम वहाँ पे रहे, स्वामी जी के साथ में ये बात की, तो उन लोगों का वक्तव्य सुन करके, उन लोगों के रेमिनिसंस पढ़ करके हमको लगेगा कि सही में स्वामी जी के आसपास में, भले ही चाहे वो खुद अपने मुंह से, यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर में हमको दो कॉन्ट्रास्ट दिखाई देंगे। एक तो स्वामी जी खुद अपने मित्रों को, अपने शिष्यों को पत्र लिखते हैं कि हाँ अभी ठीक है, मैं बीमार, स्वामी जी के साथ में बीमारी तो लगी ही रहती थी। सेकंड टाइम, द्वितीय बार विदेश में आने का यह भी एक कारण था कि डॉक्टर ने कहा था कि आप विदेश यात्रा करेंगे तो आपकी स्वास्थ्योन्नति होगी, आपका स्वास्थ्योद्धार होगा। तो ये भी एक कारण था। तो स्वामी जी के खुद के लेटर यदि पढ़ते हैं उस समय के, तो स्वामी जी कहेंगे कि हाँ अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है, अभी मैं ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, अभी मुझे ये डाइजेशन की ये तकलीफ है, या नींद आती है नहीं आती है। किंतु उनके साथ में जो रहने वाले हैं, कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट देखिए कि उनके साथ में रहने वाले जो लोग हैं उनको ये बीमार स्वामी जी नहीं दिखाई देते, जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे विदेश में सेकंड टाइम आए हैं। उनको दिखाई देते हैं ये जगत जयी युग नायक स्वामी विवेकानंद, भूतकाल के भूतपूर्व आचार्यों की तरह, ऋषि मुनियों की तरह
हम जैसे सामान्य लोगों के जीवन में शांति और आनंद का प्रवाह बहाने के लिए उनका जन्म हुआ है और उनका आगमन हुआ है। तो उनके साथ में रहने वाले को ये दूसरे स्वामी जी दिखते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है कि स्वामी जी के मन की परिस्थिति, कभी द्वंद्व चल रहा है, कभी संग्राम चल रहा है, कभी वो द्विधा में है कि मैं जो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, ठाकुर का आदेश में ठीक ठीक पालन कर पा रहा हूँ कि नहीं। यहाँ पे एक स्वामी जी और उनके साथ में रहने वालों को जो बाहर में जो स्वामी जी दिखते हैं बिल्कुल ही अलग। इसका अर्थ क्या है पता है? जैसे कि ऐसा होता है ना, समुंदर जैसे कि बड़ा गहरा समुंदर है, समुंदर के ऊपर में से एक नौका जा रही है, तो नौका के जो ये वेव्स जो तरंग फैलेंगे नौका के जाने से या जहाज के जाने से, तो हमको लगेगा कि देखिए कि समुंदर के भीतर में किस तरह के तरंग फैल रहे हैं। किंतु आप थोड़ा सा ही भीतर में जाइए, थोड़ा सा ही डीप में जाएंगे, 4 फुट 5 फुट, देखेंगे वहां पे कोई भी तरंग नहीं है, वहां पे गंभीर प्रशांति है। और ये 3-4 फुट से प्रारंभ करके पूरा 1 किलोमीटर न कि 1.5 किलोमीटर जितना भी ये उसका डेप्थ हो समुंदर का, ऊपर से सतह से लेकर के उसकी अंत तक बिल्कुल गंभीर प्रशांति रहती है। जो उसके तरंग है बस उसकी सरफेस के ऊपर में क्षण भर के लिए दिखाई देते हैं। तो स्वामी जी के पत्रों को पढ़ करके उनके मन के ऊपर में जो सरफेस के ऊपर में, सतह के ऊपर में जो टेम्पररी क्षण भर के लिए जो तरंग उठते हैं वो स्वामी जी के पत्र में दिखते हैं। किंतु उनके हृदय की जो गंभीर प्रशांति है, सतह से थोड़ा सा ही आप भीतर में चले जाइए, जो गंभीर प्रशांति, अनंत आनंद, इटर्नल ब्लिस जो प्रारंभ होता है वो बिल्कुल आप उसके अंत तक वो आपको वही शांति दिखाई देगी। स्वामी जी का जो फेमस कोटेशन कि इट इज द नेचर ऑफ ए ब्रूट टू रिमेन वेयर इट इज, एक पशु का स्वभाव है कि जो जहाँ पे है वहीं पे रहे। इट इज द नेचर ऑफ मैन टू सीक गुड एंड अवॉइड इवल, ये मनुष्य का स्वभाव है कि जो अच्छा है उसके पीछे में दौड़े और बुरा है उसको त्याग करे, उसको छोड़े। एंड इट इज द नेचर ऑफ द गॉड टू गो बियॉन्ड गुड एंड इवल एंड बी एस्टैब्लिश्ड इन इटर्नल ब्लिस। देवता का स्वभाव है कि अच्छा और बुरा, इष्ट और अनिष्ट, इन दोनों के परे जाए और अनंत शांति में वो स्थित हो। लेट अस बी गॉड, आखिर में स्वामी जी कहते हैं आओ हम देवता बने, अच्छे बुरे। ये जो हेल्थ देखिए, अभी अपना हेल्थ ही एक ऐसा चीज है, हमको कभी ऐसा लगेगा कि कहाँ वो गुड और इवल जो हम के अच्छी किताबों में पढ़ते हैं ना, रामायण में पढ़ते हैं, महाभारत में पढ़ते हैं कि ये कंस है न कि फिर ये शकुनी है न कि फिर ये रावण है। हम लोगों को तो इस तरह के राक्षसों का सामना नहीं करना है, तो हमारे लिए इष्ट अनिष्ट इन दोनों के परे जाने की कौन सी बात है। तो हमारे लिए है कि देखिए कि जीवन में जो छोटे छोटे जो लेवल पे जो घटनाएं होती है, कभी बीमार हो गए, कभी मन खराब हो गया, कभी किसी के साथ में झगड़ा हो गया, कभी कोई सेटबैक कहीं से मिला, तो ये जो छोटी छोटी घटनाएं भी है वो भी हमारे मन को इस तरह से वो व्यथित करके रख देती है कि हमको लगता है कि अरे यही जीवन है क्या। किंतु उस समय ये देखना है कि ये सब सतह के ऊपर में है, हमारा मन इतना गंभीर होना चाहिए। साधन करते करते पहले वो एक जमीन के ऊपर में एक जो गड्ढा होता है उसमें कैसा पानी भर जाता है। ये कुछ दिनों से बारिश हो रही है तो यहाँ आश्रम में रास्ते पे सब जगह पे देखेंगे कि वो छोटा सा गड्ढा हुआ है, गड्ढे में पानी भर गया है। तो जब साधक अपना साधना की प्रारंभ करता है तो ये गड्ढे जैसा उसका मन होता है, बस वो आधा फुट न कि 10 इंच 5 इंच उसका डेप्थ होगा, उतना ही अपना डेप्थ है। किंतु जैसे जैसे साधन करते जाएंगे देखेंगे कि ये जल अर्थात कि ये मन की ये जो डेप्थ है वो भी बढ़ती जाएगी। पहले एक गड्ढे जैसा था, फिर धीरे धीरे करके एक तालाब जैसा हुआ, एक जलाशय जैसा हुआ। जलाशय का जो डेप्थ होता है बड़ा ही गहन होता है। इसके बाद में यदि और साधन भजन करेंगे तो एक जैसे कि सागर जैसा होगा, उसकी डेप्थ
बढ़ती ही जाएगी अपने हृदय के भीतर में। ये जो सरफेस है, जो उसकी सतह है और उसका अंत है, वो प्रारंभ और अंत इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि ऊपर में कितना ही डिस्टर्बेंस हो, गड्ढा है, जैसे कि गड्ढे में आप पत्थर डालें तो उसकी सतह से लेकर के उसके अंतिम छोर तक, उसके आखिरी तक देखेंगे कि सब जगह से वो डिस्टर्ब हो जाएगा, चारों ओर पानी फैलाना शुरू करेगा। कि एक जलाशय होगा, जलाशय में पत्थर डालेंगे तो काफ़ी गहराई तक उसका डिस्टर्बेंस जाएगा, किंतु उसका जो आखिरी अंत है वहां तक वो डिस्टर्बेंस नहीं जाएगा। समुंदर होगा, उसमें पत्थर डालेंगे तो उसकी सतह के 4-5 फुट तक ही उसका डिस्टर्बेंस रहेगा। और जो महासागर है, जैसे कि प्रशांत महासागर है, जैसे कि भारतीय हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, इन सब के भीतर में आप पत्थर तो क्या, पूरे पूरे आप घर को उठा करके भी फेंक दे, पूरी पूरी गाड़ी को उठा करके फेंक दे, उसकी जो 4-5 फुट उसके ऊपर में जो डिस्टर्बेंस होना है उतना ही होगा। फिर उसकी डेप्थ इतनी गहन है कि वहाँ पे कितना भी आप शांति ही फैली रहेगी। तो ये स्वामी जी के जीवन में जो है कि ऊपर ऊपर से डिस्टर्बेंस दिखता है किंतु भीतर में कितनी गहन प्रशांति है, वो देखने का एक सबसे सुंदर मौका ये दिस इज द ग्रेट समर। तो थोड़ा सा मैं करता हूँ इसमें से पाठ। स्वामी जी अमेरिका आ चुके हैं जहाज में, और जहाज में उनको रिसीव करने के लिए मिस मॉड स्टूम बोल करके एक लेडी डिवोटी थी, वो उनको रिसीव करने के लिए गई है। उनके साथ में बाकी दूसरे लोगों को भी आना था, मिस मैकलाउड है वगैरह, मिस्टर एंड मिसिस लेगेट, वे लोग रिजली मैनर में रह रहे थे। अभी रिजली मैनर न्यूयॉर्क, अभी न्यूयॉर्क एक राज्य का भी नाम है, न्यूयॉर्क एक सिटी का भी नाम है, इसलिए कन्फ्यूजन न हो। ये रिजली मैनर न्यूयॉर्क राज्य के भीतर में है। न्यूयॉर्क सिटी बंदर के ऊपर में, पोर्ट के ऊपर में इनका जहाज आता है। ये मिस मॉड स्टूम उनको रिसीव करती है, ये मिस्टर एंड मिसिस लेगेट और ये जोसेफाइन मैकलाउड, वे लोग रिजली मैनर से आने वाले थे। आते आते थोड़ा सा देरी हो गया तो स्वामी जी को एक्सेप्ट रिसीव नहीं कर पाए जहाज में से उतरने के समय, किंतु थोड़ी ही देर में आ पहुंचे। और फिर सभी लोग, वो जो उस समय की घोड़ा गाड़ी होती है उसमें बैठ करके रिजली मैनर जाने के लिए निकले। और जो पूरा जो वर्णन है शुरुआत का, प्रारंभ का, उसको मैं पढ़ता हूँ। मिस मॉड स्टूम लिखती है, जैसे ही स्वामी जी जहाज में से उतरे वैसे ही उन्होंने इनका दर्शन किया, और दर्शन करने के समय क्या दिखा, ही वॉज टायर्ड एंड इल लुकिंग। स्वामी जी थोड़े से थके हुए और थोड़े से अस्वस्थ दिख रहे थे चेहरे से। ही वॉज कैरिंग मोस्ट केयरफुली अ बिग बॉटल wrapped इन पेपर्स that were torn and ragged। स्वामी जी बड़े ही जतनपूर्वक एक बड़ी बोतल को अपने हाथ में लिए हुए थे। ये बोतल पेपर में ये पूरी उसको रैप करके उसको रखा हुआ था। दिस प्रीशियस बोतल, ये बड़ी ही जतनपूर्वक लाई हुई बोतल, विच ही रिफ्यूज टू रिलिंक्विश बिफोर रीचिंग बाइन वाटर, कंटेन्ड अ वंडरफुल काइंड ऑफ सॉस लाइक करी, ब्रॉट दस बाय हैंड फ्रॉम इंडिया फॉर जो ही सेड। ये जो बड़े ही जतनपूर्वक स्वामी जी भारत से ये बोतल अपने साथ में लाए थे, इसके भीतर में एक खास तरह का सॉस था, और स्वामी जी अपने हाथ में लेकर के वो जहाज से उतर रहे हैं। और किसी ने कहा कि स्वामी जी ये बोतल हमको दे दीजिए, तो स्वामी जी ने कहा नहीं, इसको तो मैं अपने हाथ में ही रखूंगा, जोसेफाइन मैकलाउड के हाथ में दूंगा। इस बोतल में क्या था, एक खास तरह का सॉस था जो कि स्वामी जी भारत से लेके आए थे। देखिए कि जिस तरह से भक्त भगवान की खातिर करता है, भक्त भगवान की अभ्यर्थना करता है, आराधना करता है, वैसे भगवान भी भक्त का कितना ख्याल रखते हैं। जो जोसेफाइन के लिए पूरे भारत से इतना केयरफुलवर्क, जतनपूर्वक इस बोतल को लेकर के आए हैं। अभी इसके बाद में स्वामी जी जहाज से तो उतर गए, और यहाँ से बैठ कर के, वो गाड़ी में बैठ कर के विभिन्न तरह से वो रिजली मैनर जाते हैं। वो पूरा एक पैराग्राफ है, उसको मैं पढ़ता हूँ। द ट्रेन ट्रिप फ्रॉम न्यूयॉर्क टू रिजली, और मोर प्रिसाइजली फ्रॉम वीहोकन न्यू जर्सी टू किंगस्टन इन उल्स्टर काउंटी न्यूयॉर्क, 90 miles और सो of द हडसन वॉज अ लवली राइड। ये लोग ट्रेन में बैठ करके, ये पूरा मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं करूँगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन बड़ा लंबा है।
और इंग्लिश तो आप ज़्यादातर लोग समझ ही पाएंगे। तो किंतु मैं थोड़ा सा आउटलाइन ट्रांसलेट करता हूँ कि जिस ट्रेन में बैठ कर के ये लोग रिजली गांव तक गए, या तो फिर ये उल्स्टर काउंटी तक गए, वहाँ से रास्ते में एक जगह पे आते हैं, वहाँ से ट्रेन को चेंज करना था। तो ये जो पूरी ट्रेन की जर्नी है, बड़ी ही सुंदर जर्नी थी। वॉज ए लवली राइड, बड़ी ही सुंदर जर्नी थी। ऑन द राइट ले द ब्रॉड डीप रिवर स्ट्रेट ऑलमोस्ट एज ए कैनल विथ इट्स ट्रैफिक ऑफ शिप्स एंड फेरीज एंड इट्स लाइट हाउसेस इन मिड स्ट्रीम लाइक विक्टोरियन ड्वेलिंग सेट अड्रीव्ड। उनकी राइट साइड में, यानी कि दाईं साइड में जब ट्रेन में जा रहे थे तो हडसन रिवर थी, और ये रिवर इतनी सुंदर थी। रिवर के भीतर में, नदी के भीतर में ये सब जहाज वगैरह चल रहे थे, बीच बीच में छोटे छोटे टापू थे, और वहाँ पे लाइट हाउस भी थी। और ये लाइट हाउस आपको पता है ना, वो जो होता है वो रात के समय में ये जो जहाज चलते हैं तो ज़मीन के साथ में टकरा न जाए। वहाँ पे तो भाई आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं था, तो यहाँ पे ज़मीन है ये सूचित करने के लिए वो एक बड़ा सा एक स्तंभ जैसा रहता था, उसके ऊपर में लाइट रहती थी, तो इसको लाइट हाउस कहते हैं। तो ये नदी भी इतनी विशाल थी कि उसके भीतर में टापू थे छोटे छोटे, और किनारे भी थे दोनों साइड में। तो वहाँ पे बीच बीच में लाइट हाउस थे, जिसकी मदद से ये लोग समझ पाए जहाज चलाने वाले कि यहाँ पे जाके टकराना नहीं है। विथ इट्स ट्रैफिक ऑफ शिप्स एंड फेरीज एंड लाइट हाउस इन मिड स्ट्रीम। ये लाइट हाउस कैसे थे? जैसे कि विक्टोरियन घर, ये विक्टोरियन घर का जो ये होता है ना स्ट्रक्चर, बड़ा ही सुंदर होता है। जिन लोगों को ये एस्थेटिक ब्यूटी अच्छी लगती है, इन लोगों को ये विक्टोरियन घर अच्छे लगते होंगे। तो ये बड़े ही सुंदर विक्टोरियन घर की तरह ये लाइट हाउस बीच बीच में रखे हुए थे। ये तो दाईं ओर था। अभी बाईं ओर क्या कहते हैं? ऑन वंस लेफ्ट रोज द टॉल हडसन हाईलैंड्स प्रेसिंग क्लोज एट फर्स्ट to the water's edge, later on flattening out into the wide river valley with its farms and pastures, its orchards, its green sun-splashed woods, its little towns, its splendid churches and its distant mountains. दाईं ओर था कि हडसन, बड़ी ही सुंदर नदी, और बाईं ओर था, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि जो नदी का जो मैदान होता है, जिसको कि रिवर प्लेन कहते हैं जियोलॉजी की लैंग्वेज में। कोई भी नदी होंगी, देखेंगे कि नदी के चारों ओर दोनों साइड में खुले मैदान होते हैं। इस खुले मैदान में आप नदी में जो भरती और ओट आती है, इसकी वजह से जब भी पानी बढ़ेगा तो ये जो रिवर का मैदान होगा उसको फ्लड कर देगा, और जैसे पानी कम होगा तो नदी फिर से संकुचित हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ये जो बार बार जो फ्लडिंग होता है, इसकी मदद से, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो रिवर प्लेन होते हैं या तो फिर ये नदी के चारों ओर वाले मैदान, वो बड़े ही फलद्रुप हो जाते हैं, बड़े ही फर्टाइल हो जाते हैं। यहाँ पे आप पेड़, यहाँ पे आप खेती कर सकते हैं, फल पौधे लगा सकते हैं, ये फल के बागान लगा सकते हैं, ऑर्चर्ड अर्थात कि फलों के बागान। तो यहाँ पे ये जो जमीन था बड़ा ही फलद्रुप था, छोटे छोटे गांव थे, गांव के चारों ओर बड़े बड़े मैदान जिसमें कि खेती की जाती थी और फलों के बागान थे। तो पूरा एक ग्रीनरी जैसा था, और ये ग्रीन जमीन के ऊपर में जब सूरज का प्रकाश आएगा तो ये जैसे कि चमकने लगता है। वो जो मैं अभी यहाँ पे राजकोट से यहाँ तक जो ट्रेन में आया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी अपने भारत में तो इस तरह के वो फलद्रुप जो खेत है, फर्टाइल जमीन, ये तो कितनी सुंदर है। और ख़ास करके ये साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में बहुत ही पानी है और बड़ा ही ग्रीनरी है यहाँ पे। तो जितना जैसे जैसे ट्रेन जाती है वैसे वैसे मैं देखता जाता हूँ, छोटे छोटे जलाशय है, और जलाशय के ऊपर में सूरज की किरण गिरती है और वो इस तरह से चमक रहे हैं जैसे कि जलाशय में आपने वो हीरे मोती बिखेर के रखे हो। तो यहाँ पे भी ये जो एक और तो नदी है, नदी के ऊपर में सूरज का प्रकाश गिरता है, दूसरी ओर ये हरियाली है, खेत है, छोटे छोटे गांव है, और ये गांवों के चारों ओर ये खेत है, ये जो फलों के बागान
बागान है और उसके ऊपर में सूरज का प्रकाश गिरेगा तो ऐसा लगेगा कि ये सब सोने के बने हुए हैं, जैसे कि हीरे माणिक से जड़े हुए हैं, इस तरह से स्पार्कल होंगे। और ये जो खेत वगैरह थे, ये जो मकान वगैरह थे गांव के, इनके दूर थोड़ा सा देखेंगे तो पहाड़ों की श्रृंखला दिखाई देती है। तो ये कितना सुंदर नज़ारा, दूर में पहाड़ है, थोड़े से पास में ये कम्युनिटी है, गांव है, खेत है, फलों के बागान है, और यहाँ पे एक सुंदर नदी कल कल करती बहती जाती है। स्वामी जी के मन का जो थकान होगा, जो जो जितना भी कष्ट उन्होंने भारत में किया, वो जो हमने देखा था स्वामी जी की लाइफ का आउटलाइन जब देख रहे थे कि ट्रायम्फ ऑफ द लॉर्ड, ये चैप्टर हमने देखा था कि जैसे ही स्वामी जी भारत में आए कोलंबो में, वहाँ से लेकर के 1 साल तक उन्होंने सतत भ्रमण किया है भारत में, गांव गांव शहर शहर गए हैं। और वो जो किताब हमने पब्लिश की है, स्वामी जी ने जो पूरे भारत में घूम के प्रवचन दिए, उसका टाइटल भी बड़ा ही एप्ट टाइटल है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। कोलंबो अर्थात कि श्रीलंका से लेकर के अल्मोड़ा अर्थात कि हिमालय। तो कोलंबो टू अल्मोड़ा, यहाँ पे साउथ इंडिया से प्रारंभ करके हिमालय की वो ऊंचाइयों तक, और यहाँ पे यदि देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया से पूरे ईस्ट इंडिया तक, यहाँ पे कलकत्ता से लेकर के ये गुजरात तक, उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करके ये प्रवचन दिए थे। तो थक गए थे, निश्चय थक गए थे। तो ये सुंदर ट्रेन राइड, ये जो जर्नी है ट्रेन में इतनी सुंदर थी कि उसी से आधा थक उनका ये ठीक हो जाएगा। At Kingston, one boarded another train for Bywater, a tiny station some 7 miles west. वहाँ पे किंगस्टन बोल करके एक जगह थी, गांव था, वहाँ पे उन्होंने ट्रेन बदली और वहाँ से बाइन वाटर बोल करके एक दूसरा गांव, वहाँ तक जाने के लिए इस ट्रेन में बैठे। Here the party was no doubt made by a surrey and a spanking pair and driven the 4 miles to Ridgely along a gently rolling country road. जहाँ पे ये गाड़ी में से उतरे, वहाँ पे ये घोड़ा गाड़ी उनको मिलने के लिए आई। इस घोड़ा गाड़ी में बैठ करके अभी जो जगह है उसको कहते हैं जेंटली रोलिंग। जेंटली रोलिंग जगह का क्या अर्थ है कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है, किंतु ये इतनी छोटी होती है कि आप उसके ऊपर में चढ़ रहे हैं तो आपको थकान नहीं लगेगी। तो धीरे धीरे करके आप ऊपर जाते जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके नीचे आएंगे। इसका वो ज़्यादा उसकी हाइट ना हो, जो धीरे धीरे करके ऊपर जाना है, नीचे आना है, इसको जेंटली रोलिंग पहाड़ियाँ और हिल्स कहते हैं। तो इस तरह का ये रास्ता था। Past apple orchards, corn and pumpkin fields, wooded hills and occasional farm buildings. और जब रास्ते से जा रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि एक साइड में एप्पल के बागान है। एप्पल यानी कि सेब, गुजराती में कहते हैं सफरजन। तो ये सेब के बागान है। फिर ये कॉर्न अर्थात कि ये मक्के के खेत है। पंपकिन बोल करके एक खास तरह का एक फ्रूट होता है बड़ी साइज का। हेलोविन बोल करके इनका एक त्योहार है, उत्सव है। तो हेलोविन उत्सव में ये पंपकिन को काट करके उसके भीतर में राक्षस जैसा एक चेहरा बना करके उसके भीतर में एक दिया जैसा रख करके ये लोग अपने फ्रंट यार्ड अर्थात कि ये जो वरांडा होता है उसमें ये लोग रखा करते हैं। तो ये पंपकिन फील्ड है, ये कॉर्न फील्ड है, एप्पल ऑर्चर्ड है और ये जेंटली रोलिंग हिल है। इस तरह के कंट्री रोड से यानी कि गांव के रास्ते से जा रहे हैं। Most of these last were of the 19th century, near red barns and white houses galloped along the eaves with wooden rickety called Hudson River bracketed. But here and there a small withered stone house dating back to pre-revolutionary days stood half hidden among protective elms and chestnut. वहाँ के वो मकानों का वर्णन किया गया है। बहुत सारे टेक्निकल वर्ड है, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं। कहते हैं कि ज़्यादातर जो ये घर है वो सब बाम्बू या तो फिर लकड़े के बने हुए हैं, किंतु बीच बीच में थोड़े से घर पत्थर के भी बने हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे
अभी ये जो रास्ता क्रॉस करके वे लोग रिजली में प्रवेश किए। रिजली मैनर, रिजली बोल करके वो गांव है, उसमें ये मैनर है, घर है, तो उसको रिजली मैनर कहा जाता है। अभी यहाँ से जो पूरा डिस्क्रिप्शन है पूरे 2 पेज का कि रिजली मैनर की अब किस तरह से, कौन सा घर कहाँ पे है, कौन सा बिल्डिंग कहाँ पे है, ये वगैरह, इसको मैं पूरा स्किप कर देता हूँ। सीधे चले आते हैं रिजली मैनर में रहने वाले लोग और उनके मन की परिस्थिति के बारे में। तो ये मेरी लुइस क्या लिखती है कि it was all harmony and joy at Ridgely that summer of 1899। ये जो 1899 का ये जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की सीजन है, उस समय रिजली मैनर में पूरा शांति और आनंद का वातावरण फैला हुआ था। द ग्रेट समर एज इट केम टू बी कॉल्ड, इस पूरे पीरियड को 10 सप्ताह को जहाँ पे जे स्वामी जी रुके उसके बारे में कहा गया ग्रेट समर। ये नाम दिया था जोसेफाइन मैक्लाउड ने। एंड अ ग्रेट समर इट वॉज, और सच में वो भव्य ग्रीष्म था। For the group of people that centered around a saint and prophet of the highest magnitude, formed house parties such as the world had probably never known before and very likely will not know soon again। जिस तरह के गेस्ट, जिस तरह के मेहमान वहाँ पे रह रहे थे, और ये मेहमान अपने आप में ग्रेट है, किंतु उनके आसपास में जिन लोगों का ये हुआ था, इकट्ठे हुए थे, जो लोग उनके साथ में रहने को सौभाग्यवान हुए थे, वे लोग में कि देखिए कि अपने आप में एक आध्यात्मिक सत्ता थी सबकी। तो इस तरह के मेहमान और इस तरह के यजमान, ये स्वामी जी और ये उनके शिष्य, ये जो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे लोग, ये आध्यात्मिक जीवन में यूनिक है। पहले किसी ऐसा कोई एक घर नहीं होगा वहाँ पे इस तरह के संत और उनके शिष्य इकट्ठा हुए हैं, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि इस तरह के संत और उनके इस तरह के शिष्य कहीं पे एक घर में, एक फार्म हाउस में इकट्ठा होकर के रह रहे हैं। Indeed, those 10 weeks were rare even for स्वामी जी। ये जो 10 सप्ताह स्वामी जी रहे एक जगह पे, वो स्वामी जी के लिए भी एक बड़ा ही एक रेयर इवेंट है। माने स्वामी जी कहाँ वो 10 सप्ताह, 10 दिन कहीं पे रुकेंगे तो बहुत बड़ी बात है, तो 10 सप्ताह जो रुके स्वामी जी, वो भी एक बड़ी ही रेयर इवेंट है। For seldom had he spent so long a time vacationing in one place। एक जगह पे स्वामी जी इतना लंबा रुके हो, ऐसा बड़ा ही रेयरली हुआ है। अभी जहाँ पे स्वामी जी को, और साथ में तुरानंद जी भी थे, तो स्वामी जी और तुरानंद जी इन दोनों को रहने के लिए जो जगह दी गई उसके बारे में भी एक बड़ी सुंदर कहानी है। ये कहानी मैंने पहले भी कही है, और यहाँ पे सुंदर रूप से जो लिखा गया है इसको देखते हैं। In connection with the Swami's sleeping quarters, a charming story was told in later years by Miss MacLeod to Swami Nikhilananda, who passed it on me। स्वामी जी, ये दोनों स्वामी जी के जो सोने की जो व्यवस्था थी, इसके बारे में एक बड़ी ही सुंदर कहानी मिस मैक्लाउड ने स्वामी निखिलानंद जी को कही थी, और स्वामी निखिलानंद जी ने इसकी ऑथर टू मी, अर्थात की ऑथर मेरी लुइस को बताई थी। तो ये मेरी लुइस क्या कहती है? मिसिस लेगेट कमिंग टू इंस्पेक्ट द अकोमोडेशंस इन द कॉटेज फाउंड स्वामी तुरानंदास मैट्रेस एंड बेडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ हिज रूम। ये मिस बेटी लेगेट, जो कि फ्रांसिस लेगेट की वाइफ और जोसेफाइन मैक्लाउड की बहन, इन तीनों के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है कि ये तीनों स्वामी जी को कैसे मिले थे। तो यहाँ पे ये बेटी लेगेट, तो फ्रांसिस लेगेट का पूरा मैनर है, पूरा ये फार्म हाउस फ्रांसिस लेगेट का है, तो ये बेटी लेगेट उनकी वाइफ की जवाबदारी होती है कि सबके जो वहाँ पे जो मेहमान आए हैं उनके रहने की, खाने की व्यवस्था ठीक ठीक हो रही है कि नहीं। तो वो इंस्पेक्शन करने के लिए आई, स्वामी जी के कमरे में गई, सब देखा ठीक है। तुरानंद जी के कमरे में आई, देखा कि तुरानंद जी ने अपना बिस्तर और ये जो पिलो है वो जमीन पे बिठा करके रखा है। What is the matter, Swami? She exclaimed।
वो बड़ी ही आश्चर्यचकित होकर के बोली, अरे स्वामी जी क्या बात है, आपने ये इज समथिंग रॉन्ग विद द बेड, आपका जो ये बेड जो है, जो खाट है, उसके साथ में क्या कुछ प्रॉब्लम है? नो नो, ही अश्योर्ड हर, तुरानंद जी ने भरोसा दिलवा के कहा, नहीं नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, द बेड इज फाइन, जो खाट है वो तो ठीक ही है, बट यू सी, किंतु देखिए, आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू स्लीप ऑन द सेम लेवल एज स्वामी जी। स्वामी जी जिस लेवल पे सो गए हैं, सोएंगे उस लेवल पे सोने को मेरा मेरा उस लेवल पे सोने की मेरी इच्छा नहीं है, उस लेवल पे मैं सोना नहीं चाहता। यानी कि जो देखिए, दोनों एक ही फ्लोर पे थे और एक ही तरह की हाइट के बेड ऊपर थे, तो स्वामी जी भले ही अपने कमरे में हो, और जिस हाइट पे सोएंगे उसी हाइट पे तो तुरानंद जी सोएंगे, तो बोलेंगे, तुरानंद जी कहते उस हाइट पे सोने की मेरी इच्छा नहीं है, सो आई हैव पुट द मैट्रेस ऑन द फ्लोर, इसलिए मैंने अपना जो बिस्तर है उसको जमीन पे बिठाया है, जिससे कि स्वामी जी से नीचे में मैं सोऊं। One might add here that so great was the love and reverence that Swami Turyananda always show for Swamiji that Mrs. Leggett thought, at first at least, that he was Swamiji's disciple. तुरानंद जी और स्वामी जी दोनों एक साथ में रह रहे हैं रिजली मैनर में, किंतु तुरानंद जी की स्वामी जी के प्रति जो श्रद्धा भक्ति है, उनका जो रिस्पेक्ट है उनके प्रति इतना है कि ये जो बेटी लेगेट ने शुरू में तो यही सोच लिया कि तुरानंद जी स्वामी जी के शिष्य है तो स्वामी जी के गुरु भाई थे, ठाकुर के साथ में दोनों लोग जाते थे, दोनों को ठाकुर के पास में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, और तुरानंद जी का तो हमको पता है कि कितने बड़े शास्त्र के पंडित थे, किंतु फिर भी स्वामी जी के प्रति जो रिस्पेक्ट रखते थे, जो श्रद्धा रखते थे, तो मिस बेटी लेगेट ने यही सोच लिया कि वो स्वामी जी के शिष्य है, नहीं कि उनके गुरु भाई है। और वो लिखती भी है कि द रेस्ट इज पीस टू स्वामी जी, दिस रेस्ट इज पीस टू स्वामी जी, ये जो स्वामी जी विश्राम ले रहे हैं यहाँ पे, उससे उनको बड़ा ही आराम मिल रहा है। ही लव्स बीइंग अवे विथ हिज डिसाइपल, उनके जो शिष्य है उनके साथ में बातें करने में, उनके साथ में रहने में उनको बड़ा ही आनंद आ रहा है, उनके शिष्य यानी कि तुरानंद जी। Who watches every gesture and is interesting in his devotion to his master, ये जो कि तुरानंद जी स्वामी जी के प्रत्येक बातों को, प्रत्येक इशारों को, प्रत्येक उनकी वर्तन को बड़ा ही ध्यान से निरीक्षण करते हैं, उनके कहे अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं और उनके बड़े ही अनुगत है। यानी कि एक पत्र में लिखा है, मिसेस बुल को लिखते हैं पत्र में कि ये तुरानंद जी उनके कितने ही निष्ठावान डिसाइपल है। मैंने ये श्रद्धा इस तरह से व्यक्त करता है कि लगेगा कि गुरु भाई नहीं है, उनके शिष्य। अभी थोड़ा सा और स्किप कर लेता हूँ, और यहाँ पे स्वामी जी वहाँ पे एक पोएम लिखते हैं। उस समय पोएम का नाम है पीस, और इस देखिए कि कितनी सुंदर ये है पोएम। इसका मैं ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, वो बस मैं इसको पढ़ लेता हूँ। पीस उसका नाम है। स्वामी जी लिखते हैं, बिहोल्ड इट कम्स इन माइट the power that is not power, the light that is in darkness, the shade in dazzling light. It is beauty never seen and love that stands alone. It is song that lives unsung and knowledge never known. It is death between two lives and lull between two storms. The void whence rose creation and that where it returns. ये आखिरी लाइन थोड़ा सा देखते हैं। पीस अर्थात कि ये अनंत शांति क्या है। इट इज डेथ बिटवीन टू लाइव्स, दो जीवन है। हमको पता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि की ये साइकिल जो है, ये चक्र है, हमेशा के लिए चलने वाला है। अभी इस बार मृत्यु हुआ तो इस बार जीवन हुआ, तो इस बार मृत्यु हुआ तो इस बार जन्म प्राप्त किया, तो जन्म मृत्यु चलता ही जाएगा। तो ये अनंत आनंद क्या है? इट इज डेथ बिटवीन टू लाइव्स, दो जीवन के बीच का मृत्यु, वो है ये अनंत आनंद। एंड लल बिटवीन टू स्टॉर्म्स, स्टॉर्म यानी कि ये माने झंझावात, ये एक तूफान, तो दो तूफानों के बीच की जो शांति होती है वो है ये अनंत आनंद। द वॉइड व्हेंस रोज क्रिएशन, जो एक वॉइड अर्थात कि शून्य,
वो शून्य जिसमें से कि सृष्टि का प्रारंभ होता है, सृष्टि का सर्जन होता है। एंड दैट वेयर इट रिटर्न्स, और वही शून्य जिसमें कि सृष्टि प्रलय होकर के समाहित हो जाती है। तो वो शून्य, वो वॉइड, वो स्पेस जिसमें से कि सृष्टि का प्रारंभ होता है और जिसमें सृष्टि समाहित हो जाती है, सृष्टि का अंत होने वाला है, वो वॉइड या तो वो शून्य है, अनंत प्रशांति। कितना सुंदर। डेथ बिटवीन टू लाइव्स, लल बिटवीन टू स्टॉर्म्स, वॉइड व्हेंस रोज क्रिएशन, एंड दैट वेयर इट रिटर्न्स, दैट इज पीस। यानी कि ये यहाँ पे नाम दिया है पीस, किंतु सही सही व्याख्या करें तो ये समाधि ही होगा। यदि इसका ट्रांसलेशन करें तो समाधि के लिए ही है ये। और ये देखिए पहली लाइन है इसकी, ये भी इतनी सुंदर है। बिहोल्ड इट कम्स इन माइट, यानी कि प्रचंड शक्ति से इसका प्रारंभ होता है। द पावर दैट इज नॉट पावर, ये शक्ति है किंतु फिर भी शक्ति नहीं है। द लाइट दैट इज इन डार्कनेस, द शेड इन डेजलिंग लाइट, ये प्रकाश है अंधेरे के भीतर में, और प्रचंड प्रकाश के भीतर में, प्रचंड उजाले के भीतर में ये छांव है। कॉन्ट्राडिक्शन देखिए कि अंधेरे में ये प्रकाश है, प्रचंड उजाले के भीतर में ये छांव है। द लाइट दैट इज इन डार्कनेस, द शेड इन डेजलिंग लाइट। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये समाधि क्या है, ये आध्यात्मिकता के उच्च आयाम क्या है, इन सबको तो शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। तो इसको या तो अब हम नेति नेति करके वर्णन करेंगे, ये एक तरीका हो गया कि समाधि क्या है तो मन की शांति, तो ये भी नहीं। समाधि क्या है तो ये वृत्तियों की शांति, तो ये भी नहीं, क्योंकि ये सब शब्दों से हमने बना करके रखा है। सही सही समाधि जब प्राप्त होगी तब पता चलेगा कि ये जो शब्दों के वर्णन है इसके सामने कहाँ छोटे मोटे पड़े रहते हैं, वे तो उसका असली आनंद तो कुछ अलग ही है। तो वो एक तरीका है कि नेति नेति करने का। दूसरा एक तरीका है समाधि की स्थिति को वर्णन करने का, ये कॉन्ट्राडिक्शन के माध्यम से। वो उजाले में ये अंधकार है और प्रचंड प्रकाश के भीतर में ये छांव है। ये अभी इसका क्या अर्थ है समझ लीजिए। ये प्रचंड शक्ति है किंतु फिर भी ये शक्ति नहीं है। इट कम्स इन माइट, द पावर दैट इज नॉट पावर। शक्ति है प्रचंड, जिसमें से ये प्रचंड शक्ति खड़ी होती है, जिसमें से ये प्रचंड शक्ति का अभ्युदय होता है, किंतु फिर भी ये शक्ति शक्ति नहीं है। इट इज डेथ बिटवीन टू लाइन्स। अभी देखिए और एक लाइन है, ये भी बड़ी सुंदर है। इट इज ब्यूटी नेवर सीन, एक ऐसा सौंदर्य है जिसको कि आप कभी निरीक्षण नहीं कर सकते, कभी भी आप देख नहीं सकते। एक्चुअली सौंदर्य का अर्थ ही है कि हमने देख करके उसको ठीक किया है कि ये सुंदर है। जैसे ये ट्रेन राइड थी, ये ट्रेन जर्नी, ये जो वहाँ बंदर से लेकर के यहाँ तक गांव तक आने की, रिजली तक आने की, तो हमने देखा कि एक सुंदर नदी बह रही है, फिर ये नदी के किनारे पे बड़ा सुंदर एक मैदान है जिसके भीतर में खेत है, फूलों के फलों के बागान है, सुंदर सुंदर घर जैसे कि खिलौने जैसे दूर से दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे में पहाड़ है, सबके ऊपर में सूरज का प्रकाश खेल रहा है जैसे कि छोटे बच्चे की तरह। तो देख करके हमको पता चला कि हाँ, इसके कितना सुंदर सौंदर्य है, और ये सौंदर्य को देख करके स्वामी जी का मन कितना ही उसको सुकून मिला, कितना आनंद मिला। किंतु ये कैसा सौंदर्य है समाधि? द ब्यूटी नेवर सीन, ऐसा सौंदर्य जिसको आप देख नहीं सकते। यदि देख नहीं सकते तो किस तरह का सौंदर्य? ये तो खिड़की सब बंद करके और ट्रेन में जर्नी करने जैसा हुआ। खिड़की बंद कर दी तो पता कैसे चलेगा कि बाहर में सौंदर्य है? एंड लव दैट स्टैंड्स अलोन, एक ऐसा प्रेम जो कि अकेला है। देखिए कि ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। यदि आपके हृदय में प्रेम है तो किसी चीज के प्रति होगा, किसी व्यक्ति के प्रति होगा। जैसे कि ये किताब है तो ये किताब को मैं बड़ा ही प्रेम करता हूँ, तो दो हो गए ना, मैं हूँ और ये किताब है, और ये किताब और मेरे बीच में प्रेम है। दो व्यक्ति आपस में प्रेम करते हैं, माँ जैसे अपने बच्चे को प्रेम करती है, पति और पत्नी का जैसे प्रेम होता है। तो ये तो हो गया कि दो चीज चाहिए प्रेम करने के लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे स्वामी जी लिखते हैं लव दैट स्टैंड्स अलोन, एक ऐसा प्रेम जो अकेला खड़ा है। और स्टैंड्स अलोन क्यों कहा है? अद्वैत,
कि मैं ही हूँ आत्मन और मेरा स्वरूप है प्रेम। तो आत्मन के भीतर में प्रेम एक भाव है जो कि किसी के प्रति डायरेक्ट नहीं हुआ है। प्रेम उसका स्वभाव ही है, भालोबाशा उसका स्वभाव ही है। तो लव दैट स्टैंड्स अलोन, इट इज सॉन्ग दैट लिव्स अनसंग। एक ऐसी कविता है जो कभी गाई नहीं जाती। अभी ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। यदि कविता है, यदि एक गीत है, यदि एक भजन है, तो उसको यदि हम गाएंगे तभी तो उसका सौंदर्य, उसका प्रभाव, उसका जो ये एक उसका जो ओरा है वो बाहर में आएगा। तभी तो लोग उससे सम्मोहित होंगे, तभी तो लोगों को वो अच्छा लगेगा। किंतु एक ऐसा सॉन्ग है जिसको कि कभी गाया नहीं जाता, द सॉन्ग दैट इज अनसंग, दैट लिव्स अनसंग। ऐसा एक गीत जो कि बिना गाए हुए रहता है। एंड नॉलेज नेवर नोन, एक ऐसा ज्ञान जिसको कि आप कभी जान नहीं सकते, ऐसा ज्ञान जो कि अनजाना है। अभी ये भी कॉन्ट्राडिक्शन कि नॉलेज है जिसको कि विच कैन नॉट बी नोन। तो ये किस तरह का नॉलेज है? आपको किसी ने बता दिया कि कहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं जो कि बहुत ही, जिसके भीतर में बहुत सारा ज्ञान है। तो इस बात का सबूत क्या है कि मैं उस लाइब्रेरी में जाऊंगा, किताब खोलूंगा, किताब खोल के पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ सही में ये तो बड़ी ही सुंदर किताब है, इसमें बहुत कुछ जानने के लिए है। किंतु ये लाइब्रेरी सब समय लॉक करके रखते हैं, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? किसी ने बता तो दिया कि इसके भीतर में किताब है, किंतु किताब है तो देखी नहीं है किताब, ना ही इसको खोल करके कभी पढ़ा है। सो नॉलेज दैट इज नेवर नोन। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान स्वरूप स्वयं है। देखिए, आपको जानने के लिए दो चीजों की जरूरत है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ये दो, पहले तो ज्ञाता होता है, दूसरा ज्ञेय होता है, जो जानने वाला है और जिसके बारे में जाना जाता है। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है जिसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञाता है, ज्ञेय है, दोनों के बीच में ज्ञान है। किंतु मैं ही ज्ञाता हूं, मैं ही ज्ञेय हूं, तो फिर ये ज्ञान कहां से आने वाला है? ये नॉलेज है कि हाँ, कि मैं ही मैं हूं, किंतु इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं हो सकता। इट्स नॉलेज विच इज अननोन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन करके स्वामी जी यहाँ पे समाधि के बारे में बताते हैं। एक है नेति नेति का रास्ता समाधि को समझने के लिए, दूसरा है ये कॉन्ट्राडिक्शन, या तो फिर इंग्लिश में एक बड़ा ही सुंदर शब्द है पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स का एक रास्ता है जो कि हमको समाधि के बारे में बताता है। क्योंकि ये सामान्य बातों से, सामान्य कहानियों से, सामान्य गीत से, सामान्य कविता से हम लोग समाधि को नहीं समझने वाले हैं। इसके लिए समाधि एक ऐसा असामान्य चीज है कि उसको समझने के लिए कुछ असामान्य साधन चाहिए। तो उसके लिए ये पूरा कॉन्ट्राडिक्शन वाला कविता स्वामी जी ने लिखा है। अच्छा, तो इसके बारे में आगे अभी हम फिर कर देखते हैं। तो शांति शांति, हरि तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।